पैरासीटामोल। आज पढ़ते हैं हम पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल का दूसरा नाम एसिटामिनोफेन है। इसका केमिकल नाम एन एसिटाइल पैरामिनोफिनोल है। ये हम इसके स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। इट इज एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये पैरासीटामोल जो है कि नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर है। कोक्स स्टैंड्स फॉर साइक्लो ऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जो कि अरेकेडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स की सिंथेसिस करवाता है। ये जो कंपाउंड्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। पेन पाथवे में, फीवर पाथवे और इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देयरफॉर अगर कोई ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट करती है तो वो इन तीनों चीज़ों को कम करेगी। ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो पैरासीटामोल है वो अनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करता है, लेकिन इट पोजेस वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इज, मान लीजिए ये है कोक्स एंजाइम, इसके पास एक ये बाइंडिंग साइट है। इस बाइंडिंग साइट को बोलते हैं परोक्साइड साइट। इस साइट के ऊपर परोक्साइड्स बाइंड करते हैं, लेकिन पैरासीटामोल के लिए भी बाइंडिंग साइट यही है। तो ऐसी कंडीशंस जिनमें कि परोक्साइड के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसी कंडीशंस में पैरासीटामोल के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर पैरासीटामोल के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा तो पैरासीटामोल यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि पेरोक्साइड के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं? तो ऐसी ही एक कंडीशन है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में पेरोक्साइड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और पेरोक्साइड के लेवल ज़्यादा होने पर पैरासीटामोल यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसका जो है वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। क्लियर। अब देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सो ओरली पैरासीटामोल की बायो अवेलेबिलिटी जो है एक्सीलेंट है। पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशंस हाफ एन आवर टू 1 आवर में अचीव हो जाती हैं और इसकी टी ऑफ 2 घंटे है। ये 90 to 100% यूरिन में एक्सक्रीट होता है और वो भी हिपैटिक कंजुगेशन से मेटाबोलाइज होके फेज 2 जो है हिपैटिक कंजुगेशन से होता है। सो इसके कंजुगेशंस मेनली 3 होते हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सिस्टीन। सो इसमें भी मेजर कौन कौन से आ गए, ग्लूकोरोनिक एसिड जो कि 60% है और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि 35% है। इसके अलावा भी कुछ अमाउंट हाइड्रोक्सिलेट होता है और डीएसिटाइलेट भी होता है जो कि मेटाबोलाइट बनाते हैं आगे, वो इतना कंसिडरेबल नहीं है। इसकी मेटाबॉलिज्म को हम अगर देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो है याद करने के लायक हैं। तो एसिटामिनोफेन, ये हमारा एसिटामिनोफेन है। जैसा कि बताया मैंने पहले भी, ये ग्लूकोरिनेशन और सल्फेशन दोनों पाथवे से मेटाबोलाइज होता है और इन ग्लूकोरिनेशन से नॉन टॉक्सिक ग्लूकुरोनाइड बनाता है और सल्फेशन से नॉन टॉक्सिक सल्फेट बनाता है। अब एक तीसरा पाथवे है, वो है CYP मीडिएटेड मेटाबॉलिज्म। CYP यानी कि साइटोक्रोम P450। तो 2 एंजाइम्स इसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, 2E1 एंड 3A4। ये एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। इस इंटरमीडिएट का ना इसको बोलते हैं रिएक्टिव टॉक्सिक इंटरमीडिएट। इसका नाम है NAPQI। इट स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल बेंजो इमिनोफिनोल। ये एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसकी एफिनिटी SH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ में होती है। SH स्टैंड्स फॉर सल्फाइड्राइल ग्रुप। तो ऐसा ही एक कंपाउंड है GSH जिसको कि ग्लूटाथायोन भी बोलते हैं।
ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो कि फ्री रेडिकल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और एडिशनली जो ऐसे टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके साथ बाइंडिंग करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस केस में भी GSH NaPQI को न्यूट्रलाइज करके मरकैप्टूरिक एसिड बना देता है और ये डायरेक्टली यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस केस में है जब GSH के लेवल्स कम हो जाते हैं या सेचुरेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए NaPQI बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में बन गया। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में बन गया तो GSH के लेवल्स तो हमारे पास लिमिटेड हैं, इसलिए वो सेचुरेट हो जाएंगे। तो NaPQI कोई और ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढता है जिनके पास एसएच ग्रुप है। तो ऐसे ही कुछ सेल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ उनके पास में एसएच ग्रुप कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ NaPQI बाइंड करता है और बाइंड करके लीवर सेल डेथ करवाता है, हिपेटोसाइट नेक्रोसिस। दूसरी चीज़, इनके साथ बाइंड करके ये रिडोक्स साइक्लिंग में भी रिडोक्स साइक्लिंग में इंटरफेयर करता है। रिडोक्स साइकिल में पार्टिसिपेट करके ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है जो कि फर्दर हिपेटोसाइट नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें NaPQI ज़्यादा बनेगा? तो ऐसी कंडीशंस हैं, एक पहली कंडीशन हो गई पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में हम पैरासीटामोल यहाँ पर ज़्यादा दे रहे हैं जिसकी वजह से ये काम करके ज़्यादा NaPQI बनाएंगे। दूसरी कंडीशन हो गई, अगर हम थेराप्यूटिक डोज देते हैं उसमें भी अगर कोई ऐसी ड्रग साथ में है जिसकी वजह से CYP इंडक्शन हो रहा है, अगर CYP इंड्यूस्ड है, अगर CYP इंड्यूस्ड हुआ तो CYP इंडक्शन की वजह से CYP ज़्यादा पैरासीटामोल को कैप्चर करेगा और ज़्यादा इसका मेटाबॉलिज्म करेगा इनटू द NaPQI। ओके, थर्ड कंडीशन है ऐसे केसेस जिनमें GSH के लेवल्स कम होते हैं। ऐसी कंडीशंस जब GSH के लेवल्स कम होते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें GSH के लेवल्स कम हो जाएंगे? तो ऐसी दो कंडीशंस हैं, एक फास्टिंग, दूसरी माल न्यूट्रिशन। ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें कि GSH के लेवल्स कम होते हैं। CYP इंडक्शन किसमें हो सकता है? CYP इंडक्शन होता है क्रोनिक अल्कोहल अब्यूजर्स। ओके, सो इन केसेस में अगर थेराप्यूटिक डोज पर भी इवन इफ वी आर गिविंग द पैरासीटामोल इन द थेराप्यूटिक डोजेज, this lead to the more generation of this toxic metabolite and the more will be hepatotoxicity. So therefore these both groups are more susceptible to hepatocyte necrosis. अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल के थेराप्यूटिक यूजेस की। सो जैसा कि पहले भी बताया मैंने, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इसके यूज हैं।
एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका यूज नहीं है। तो एज ए एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक भी इट इज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट किन केसेस में है जहाँ पर एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एस्प्रिन कहाँ कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा? एक तो एस्प्रिन हाइपर सेंसिटिविटी में, अगर एस्प्रिन के लिए किसी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं तो उस केस में हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। चिल्ड्रन विद फेब्राइल इलनेस, चिल्ड्रंस में एस्प्रिन हम नहीं देते हैं क्योंकि एस्प्रिन हैज ए रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम, therefore in the children with the age less than 12 years एस्प्रिन इज contraindicated। पेशेंट्स विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में एस्प्रिन नहीं देते हैं क्योंकि एस्प्रिन का एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है। तो इन तीनों केसेस में पैरासीटामोल की वैल्यू और भी ज़्यादा है। अब पैरासीटामोल के अगर कन्वेंशनल डोज की बात करें तो ये 325 से 650 mg एवरी 4 to 6 आवर्स है। इसकी टोटल डेली डोज जो है वो लिमिटेड है टू 4 ग्राम। इट शुड नॉट बी गिवन बियॉन्ड दिस। और अगर कोई पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है तो उस केस में 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा डोज पैरासीटामोल की नहीं देते हैं। चिल्ड्रंस की बात करें 2 से 11 साल की अगर उम्र है तो एज और वेट के अकॉर्डिंग उनकी डोजिंग की जाती है। सो इट इज़ 10 to 15 mg/kg एंड नो मोर देन 5 doses should be administered within the 24 days, 24 hours। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। तो पैरासीटामोल जो है वेल टॉलरेबल ड्रग है। समटाइम्स इट मे कॉज rashes and other allergic reactions, these are very occasional। समटाइम्स दीज में बिकम मोर सीरियस ऑल्सो, कभी कभी बहुत सीरियस भी हो सकती हैं जिसमें कि ड्रग फीवर या म्यूकोजल लीजन्स हो सकते हैं। एक जो मेजर साइड इफेक्ट है जो कि पीछे ही बताया वो है पोटेंशियल फेटल हिपेटोटॉक्सिसिटी, हिपेटिक नेक्रोसिस। ये दिस इज बिकॉज ऑफ NaPQI। किस डोज में ये हो सकता है? सो हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो अगर हम एक सिंगल डोज 10 से 15 ग्राम की एक पैरासीटामोल की एक सिंगल डोज दे दें तो उसकी वजह से हिपेटोटॉक्सिसिटी कंफर्म है, हो जाएगी। और अगर यही डोज 20 से 25 ग्राम हो या उससे ज़्यादा हो तो इट इज़ पोटेंशियली फेटल फेटल डोज। हिपेटोटॉक्सिसिटी के साथ साथ में रीनल इम्पेयरमेंट भी करता है। सो इट इज टॉक्सिक टू द किडनीज ऑल्सो। ये मैंने पहले भी बताया था कि CYP इंडक्शन और GSH डिप्लीशन की वजह से हिपेटिक इंजरी की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो CYP इंडक्शन किस केस में ज़्यादा होता है? क्रोनिक एल्कोहलिक्स। GSH डिप्लीशन किस में होगा? फास्टिंग एंड माल न्यूट्रिशन। इन केसेस में पैरासीटामोल की डोजिंग कम करनी चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसिटामिनोफेन इंटॉक्सिकेशन। सो अगर किसी पेशेंट की प्लाज्मा कंसंट्रेशन मोर देन 300 माइक्रोग्राम पर ml है 4 घंटे की सैंपलिंग के ऊपर तो 90% केसेस में सीवियर लिवर डैमेज है। इस अगर एक्टिवेटेड चारकोल विद इन 4 आवर्स ऑफ इंजेक्शन देते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? इसकी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है 50 to 90%। और एक एंटीडोट है पैरासीटामोल का जिसको बोलते हैं एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल।
इसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन क्या करता है, ये जीएसएच की तरह NaPQI के साथ बाइंड करता है और इसको डिटॉक्सिफाई करता है। सो इट इज सेड दैट इट does the both, it replaces the GSH store and may conjugate directly with NaPQI by serving as GSH substitute। तो ये GSH के साथ बाइंड भी करता है और GSH को वापस रेप्लीट कर, इसके स्टोरेज को वापस बढ़ाता है। इसके साथ साथ एक अग्रेसिव स्पोर्टिव केयर भी देते हैं, जो कि मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक एंड रेनल फेल्योर है। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, क्योंकि लीवर फेलियर करता है। लीवर जो है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के लिए एक मेजर ऑर्गन है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज भी बनाता है। तो ये इस प्रोसेस को नहीं कर पाता है लीवर फेलियर के बाद में, तो इसलिए दिस रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया एज वेल। अगर फुलमिटेंट हेपेटिक फेलियर होता है तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंडेड होता है। थैंक यू। पैरासीटामोल में इतना ही।